हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने आप लोग को अभी तक झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा का 3 मैथ का प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं। आज मैं लेकर आया हूं चौथा मैथ का प्रैक्टिस सेट और बहुत ही बेहतरीन क्लास आज मैं लेने वाला हूं। और जो विद्यार्थी या जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई हैं, अगर आज के क्लास को मिस कर दिए तो समझ जाइए कि आपके जो पेपर होने वाले हैं ना, उसमें से 5 क्वेश्चन से हाथ धो दीजिएगा। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि वो 5 क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहे हैं सर, जो 7 क्वेश्चन के बारे में साथ बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आखिर है क्या जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। तो गाइस, क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीजें समझ में आनी चाहिए। और क्लास अगर अच्छी लगी ना तो सबसे पहले लाइक ठोकना है। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि आप लोग को जब मैं मैथ का 5वीं प्रैक्टिस सेट लेके आऊं ना तो आपके पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अच्छा, अगर बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं ना जो अभी तक हमारे 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट स्पेशल मैं बना रखा हूं, जेएसएससी सहायक आचार्य शिक्षक मैथ प्रैक्टिस सेट। मैंने इसका क्या रखा है, 2024 नाम रखा है। जाइएगा वहां पर, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, सब वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम आज के इस जो वीडियो बना रहा हूं, आज के जो क्लास करवा रहा हूं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेएसएस सीजीएल का मैथ का प्लेलिस्ट को भी ऐड कर दिया हूं। तो आप लोग वहां से भी जाके जेएसएस सीजीएल का भी मैथ को देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होने वाले हैं। चलिए, तो न लेट करेंगे न वेट करेंगे, सीधे लगाएंगे आगे पानी में और बनाएंगे मैथ को तूफानी में अपने अंदाज में। एक बार जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो देखिए, ये सिलेबस है। मैं आपको डेली सिलेबस दिखा के पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ताकि आपको सिलेबस पता चला जाए कि हमारी जो मैथ आने वाली है झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में, उसकी सिलेबस क्या है। पहले सिलेबस एक नजर देखिए और उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है, उसमें अंक गणित है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है यानी कि बीज गणित है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है, बस इतना ही लिखा गया है। और जो भी है वो क्या है भाई, तो लिखा हुआ है मैट्रिक यानी कि 10th स्टैंडर्ड का आपसे मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नहीं लेट करेंगे न वेट करेंगे। कल भी आपको सिलेबस दिखाए थे, आज भी सिलेबस दिखा दिया। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये अंक गणित का क्वेश्चन है। अंक गणित का ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है, यदि x y से 20% क्या है, कम है। x जो है वो y से कम है। किससे कम है, y से। किससे कम है, y से, यानी कि y से क्या हुआ, कंपेयर। तो भाई 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20 और बटे में कितना होता है, 100। जितना परसेंट रहेगा उतना बटे में क्या होता है, 100 होता है। 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो इस 20% का मतलब हो गया 1/5। अब बताइए, जो x है किससे कम है, y से। कंपेयर किससे कर रहा है, y से। कंपेयर का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा नीचे होता है ना। कंपेयर का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा नीचे होता है। तो ये जो नीचे है वो किसका वैल्यू है जी, तो ये हमारा y का वैल्यू है। तो यहां पर ये x रहा और ये y रहा। y का वैल्यू कितना है, 5। अच्छा, कंपेयर करने के बाद क्या पता चला, कम है। तो कम का वैल्यू कौन होगा, ये। यानी अगर y 5 है तो x से 1 कम होगा, यानी x कितना होगा, 4 होगा। ये निकल गया क्या, इसका अनुपात। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले ये बताइए, तो y जो है x से कितना अधिक है, तो x से अधिक है 1। किससे अधिक है जी, x से। तो x की वैल्यू कितनी है, 4। जवाब देना है प्रतिशत में, तो 100 से इसको गुना कर दो, ये पता चल जाएगा कि कितना अधिक है। अगर ये कटता है तो काट दो और नहीं तो छोड़ दो। तो कटता है 4 से कितने बार में, 25 बार में। 25 चौके 100, तो यानी कि 25% क्या है, अधिक है। कौन, तो y। किससे, x से। तो राइट आंसर हो जाएगा 25%। अब देखो, एग्जाम में ना इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एग्जाम में बैठे हो झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में, तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी बात को गौर से सुनना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार क्या कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। आओ मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे, कुछ नहीं करना है। अब बताओ, अगर x जो है कम है, x अगर कम है तो भाई तो अधिक ही होगा। तो भाई 20% का मतलब कितना होता है,
20% का मतलब हम लोग निकाल लिए, हम लोग को पता है कि 1/5 होता है, और ये क्या है, कम का वैल्यू है। तो भाई कुछ नहीं करना है, तो अगर ये एक कम है तो भाई अगला क्या होगा, एक अधिक होगा। कम है तो 5 में से एक घटा दो, तो ये 4 हो गया। अब 1/4 का मतलब प्रतिशत में कितना होता है, 1/4 का मतलब प्रतिशत में होता है 25%। यानी जो y है ना वो x से 25% अधिक है। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जोहार साथी, तो मेरे दोस्त आप लोग क्या करो, एक बार अपने दोस्तों को बीच क्या कर दो, शेयर कर दीजिए, एकदम लिंक को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है कि द्विघात समीकरण 15x² - 2x - 8 = 0 के मूल्य क्या होंगे। इनका रूट निकालना है। कल मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका सिखाया था इसका रूट निकालना है। इसका मूल निकालने का क्या तरीका है, देखिए कुछ नहीं करना है। ये 15x² जो लिखा हुआ है एकदम शॉर्टकट तरीका इसका सिखाऊंगा। शॉर्टकट तरीका, कोई गुणनखंड नहीं करना है, कोई फैक्टर नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताएंगे कैसे। ये देखो 15x² माइनस का 2x और माइनस का 8 = 0 है। सबसे पहले क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट कितना है 15, और भाई ये 8, 15 को 8 से गुना करो 120 आया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस का 120 आया। अब इस माइनस का 120 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि गुना करे तो माइनस का 120 आ जाए, और जब हम लोग जोड़े तो आ जाए माइनस का कितना 2 आ जाए। तो देखिए तो क्या करेंगे जी, तो इसको हम लोग करेंगे 10 गुना 12। देखिए 12 को 10 से गुना करते हैं तो 120, लेकिन अगर इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा माइनस का 2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जब ऐसा हो जाए ना, अब देखो क्या करना है, x² के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कीजिए। x² का कोफिशिएंट कितना है 15, तो 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, भाई 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में। अब आपको क्या बताना है, मूल। क्या बताना है, मूल। तो मूल बताते समय क्या करना है, साइन को उलट देना है। जो निगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव बना देना, जो पॉजिटिव रहेगा उसको निगेटिव बना देना है। तो भाई ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव 2/3 हो जाएगा, और ये निगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस का 4/5। तो इसके जो मूल्य होंगे वो एक होगा माइनस का 2/3 और 4/5, माइनस का 2/3 और 4/5। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए क्या मैं कोई गुणनखंड किया नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे ना वो इसको गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करोगे ना तो भाई फिर कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर शिक्षक नहीं बन पाओगे। इस स्टाइल में बनाइए, देयर इज नो नीड टू फैक्टर दिस क्वेश्चन, ओके, सिंपली आंसर दे देंगे दिमाग से। चलिए कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, भाई शेयर करते रहिए, लाइक ठोकते रहिए, हो सके तो अपने सारे ग्रुप में भी एक बार शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ना जो शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे। आइए जरा से इसका भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देख ले। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 3 है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन में रहे कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान दिया रहे, कितना दिया हुआ यहां पर जी 3, और अगर हमको ऐसा निकालना हो, अगर हम लोग सेक थीटा माइनस अगर टेन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा। अगर कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर आपको पता रहे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। बोलोगे सर कैसे निकाल सकते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, जो इसका मान दिया है ना उसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करोगे तो 1/3, ये निकल गया मान किसका, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो प्लस का टेन थीटा और माइनस का टेन थीटा खत्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 सेक थीटा, और इधर जब जोड़िएगा तो भाई ये हो जाएगा 3 + 1/3, और इसका मतलब कितना हो गया 3 × 9 और 1 10/3। अब भाई 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में कट गया 5 बार में, तो सेक थीटा का जो मान आ जाएगा वो 5/3 आ जाएगा। अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में 5/3 कौन सी ऑप्शन में मेल खा रही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बताओ ये तरीका मस्त लगा कि नहीं, मस्त लगा कि नहीं मेरे दोस्त। अगर ये तरीका मस्त लगी, जबरदस्त लगी, तो भाई फिर किस बात की देर, ठोक दो एक बार। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4।
जो खिलाएगा हम लोग को अचार। क्या खिलाएगी? अचार। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अचार में कौन सी अम्ल पाई जाती है। चलिए यहां पे लिखा हुआ है कि बिंदु P रेखाखंड AB का क्या है? मध्य बिंदु है। यानी कि एक लाइन है जिसका नाम है AB, उसका मिड पॉइंट क्या है? P है। P के निर्देशांक हमको दिया हुआ है और A के निर्देशांक इतना है, तो हमसे पूछा बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका जो मिड पॉइंट है वो कौन है जी? इसका मिड पॉइंट है P, और P का जो कोऑर्डिनेट है वो -1,1 है, और ये है B का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, तो भाई इसका कोऑर्डिनेट का नाम रख लेते हैं x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है ना? अच्छा, ये हमारा A है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,3। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो A का x कोऑर्डिनेट और B का x कोऑर्डिनेट को जोड़कर हम लोग आधा कर देते हैं, तो भाई मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकलता है। तो A का x कोऑर्डिनेट 4 है और B का x कोऑर्डिनेट x2 है। इन दोनों को जोड़कर जब आधा करोगे तो P का x कोऑर्डिनेट निकलेगा। P का x कोऑर्डिनेट कौन है? तो -1 निकल के आएगा। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो x2 का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएंगे 4 + x2 बराबर हो जाएंगे -2, -2 हो जाएंगे। तो x2 बराबर क्या हो जाएंगे? -2 और -4 यानी कि -6। तो x2 का जो मान हो गया वो -6 हो जाएगा, यानी इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट यहां पर +6 से आंसर नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट यहां पर +6 से आंसर नहीं होगा, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसी तरीका से अब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो भाई A का y कोऑर्डिनेट 3 है, B का y कोऑर्डिनेट y2 है। इन दोनों को जोड़कर जब आधा करोगे तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + y2 = हो जाएंगे 2। अब इसको जब सोल्व करोगे तो y2 बराबर हो जाएंगे 2 - 3, तो y2 बराबर निकल के आएगा -1। तो भाई B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -6 और -1 होगा। राइट आंसर होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, क्लियर है? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में यही सब पढ़ना है मेरे भाई, है मेरे बहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 है। एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई समय का अनुपात क्या होगा हमको बताना है। समान दूरी तय करना है, यानी कि डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस सेम है। तो मैं इसके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन में रहे डिस्टेंस क्या रहे? सेम, तो डिस्टेंस जब सेम होता है ना, तो स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, या टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्पीड का। अब बताइए यहां पर, तो भाई स्पीड का जो रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो इसका उल्टा होगा। तो भाई यहां पर 3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/3, यहां पर 4 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/4, यहां पर 5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/5। ये रहा अनुपात किसका? टाइम का। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा? 3 4 5 का एलसीएम होगा आपको 60। 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो 60 से क्या कर देना है? इसको गुना कर देना है, ताकि ये रेशियो फ्रैक्शन में ना रहे। तो भाई 1/3 को 60 से गुना करोगे तो 20 आ जाएगा, 1/4 को 60 से गुना करोगे 15 आ जाएगा, 1/5 को 60 से गुना करोगे 12 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा टाइम का अनुपात। ठीक है, ये रहा मेरा टाइम का अनुपात 20 15 12, 20 15 12। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं, कितने मेरे ऐसे भाई हैं जिनका आंसर 5 का बी आ रहा है? कमेंट करके बताइए तो पहले। चलिए लगाइए आग पानी में और बनाइए मैथ तूफानी में। ठीक है, यही तूफानी स्टाइल आपको पता होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। जीवा की लंबाई क्या है? अब देखिए, सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। ये हमारा वृत्त है। वृत्त का ये क्या रहा? केंद्र रहा। और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में इसे केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। तो देखिए, ये हमारा जीवा है। मान लीजिए ए भी एक जीवा है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हमारा केंद्र है ओ। तो भाई इसमें जो त्रिज्या होगी वो कौन होगी? ए से ओ तक की दूरी, ये क्या होगी? हमारा रेडियस होगी। अच्छा, रेडियस जो दे रखा है, त्रिज्या जो है वो दे रखा है, कितना दे रखी है? 13। तो ये है 13। अब आपको पता है कि ये जो लाइन जो खींच रहे हैं ना, वो क्या है? परपेंडिकुलर लाइन होती है। अगर केंद्र से एक सीधी रेखा खींच दोगे तो वो जीवा को क्या करेगा? वो कॉर्ड को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये रहा, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं डी। तो एडी जो होगा वो बराबर हो जाएगा बीडी के, है ना। और ए बी जो हो जाएगा, ए बी बराबर हम बोल सकते हैं 2 इंटू ए डी। ठीक है ना। अब यहां पर देख लीजिए, तो भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 5 है, ये 13 है, तो अगला क्या होगा? कल बताया था 5 एगो है। अगर एक साइड 5 है और हाइपोटेनियस अगर 13 है तो अगला साइड क्या होगा? तो 5 12 13, यानी ये वाला जो साइड होगा वो 12 होगा। तो भाई अगर ये वाला साइड, अगर एडी का लंबाई 12 है तो भाई ए बी का लंबाई कितना होगा? 2 गुना 12। तो 2 गुना 12 का मान कितना होगा? 24। तो जो जीवा होगी उसकी लंबाई होगी 24 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो एकदम करेक्ट आंसर है। लाजवाब आंसर है, बेहतरीन आंसर है, दे दनादन दे आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7। देखिए, बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दे। भाग दे, भाग दे के निकालना है क्या? आपको भागफल निकालना होगा। अभी बहुपद में भाग कैसे लगाई जाती है ये मैं आज आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। तो हमें भाग लगानी है x टू दी पावर 4। किससे भाग लगानी है? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 2 से भाग लगाना है। किस में लगाना है जी? तो लगाना है x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस का x प्लस के 2 में भाग लगाना है। तो भाग लगाओगे तो अगर ये अंक होता, जैसे अगर 5 से हमको भाग लगाना है 23 में, तो ये अंक होता है, तो हम लोग आसानी से पता कर लेते हैं कि कितने बार हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 4 बार। ये हो गया 20, शेषफल बच गए 3। लेकिन इस तरह के भाग में ये नहीं पता कर पाते हैं कि हम लोग पहली बार किससे लगाएंगे। तो भाई पहली बार किससे लगाएंगे इसको बताते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अगर अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक ठोक देना है। देखिए, पहली बार किससे लगाएंगे? यहां पर पहला टर्म कौन है? एक्स टू दी पावर 4। तो यहां पर लिख दो एक्स टू दी पावर 4। यहां पर पहला टर्म कौन है? एक्स स्क्वायर। यहां पर लिख दो एक्स स्क्वायर। अब बताओ, एक्स के पावर 4 को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो यानी पहली बार हमें एक्स स्क्वायर से लगाना है। तो यहां पर लिख दिए भागफल, पहला क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर से। अब इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को गुना करो तो कितना आएगा? एक्स टू दी पावर 4। ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर से इस 3x में गुना करो तो 3x क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 3x क्यूब आ जाएगा। और ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर से 2 में गुना करो तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2x स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, घटा देना है। समझ में आ गया ना किस प्रकार से हम लोग लगाते हैं? अब इसको घटा देना है। तो घटाते समय क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। अगर कोई चीज प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। जैसे ये प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस। ये प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ये प्लस में है तो माइनस। तो ये माइनस का एक्स टू द पावर 4 और प्लस का एक्स टू द पावर 4 खत्म हो जाएगा। और प्लस का 3x क्यूब में से माइनस का 2x क्यूब जाएगा तो बचेगा कितना? तो बचेगा x क्यूब बच जाएंगे। अच्छा, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का x और प्लस का 2। अब देखिए, इसका पहला टर्म कितना है? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है। इसका पहला टर्म कौन है? एक्स क्यूब। इसका पहला टर्म कौन है? एक्स स्क्वायर। तो भाई इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कितने बार में कटेगा? एक्स बार में। यानी अगली बार जो भाग लगाएंगे वो हम लोग एक्स से लगाएंगे।
तो यहां पर लिख देंगे प्लस का एक्स। क्लियर है? तो प्लस का एक्स, अब एक्स से गुना कीजिए तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। एक्स से गुना करेंगे 3x में तो ये बन जाएंगे 3x स्क्वायर। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएंगे माइनस। नेक्स्ट, इस x से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस का 2x। अब क्या कर देना है, घटा देना है। और मैंने बोल रखा है कि घटाते समय साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आपको साइन क्या करना है, चेंज करना है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो ये देखिए प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब खत्म। प्लस का 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चल जाएगा तो यहां बच जाएंगे प्लस का एक्स स्क्वायर। माइनस का 2x और ये माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये कितने बार में लगेगा जी, तो इसका पहला टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर है। इसका पहला टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर है। भाई डिवाइड करो, कितने बार में कट गया, एक बार में कट गया। तो अगला बार जो लगाएंगे वो हम लोग एक बार लगाएंगे। प्लस का 1 का पहाड़ा एक्स स्क्वायर बार पढ़ोगे तो भाई एक्स स्क्वायर आएंगे। 1 का पहाड़ा -3x बार पढ़ोगे तो -3x आएंगे। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 2 आ जाएंगे। अब इसको घटा दो, बस राइट आंसर यही आ जाएगा। देखिए घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो नीचे आ गया 0। तो भागफल जो आई है वो क्या आई, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब ये कहां पर है जरा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब कितने मेरे ऐसे भाई हैं या बहन हैं जिनका आंसर ये आ रहा है, तो भाई सभी का आना चाहिए, तभी तो शिक्षक बनेंगे लाजवाब वाला, है ना। यानी कि मेहनत वाले शिक्षक बनेंगे, ताकि आप जब जाएंगे स्कूल कॉलेज में तो आप भी अपने बच्चे को मन से पढ़ाएंगे, अगर आपके पास एबिलिटी योग्यता रहेगी तो इस प्रकार से आप भी अपने बच्चों को समझा सकते हैं। चलिए, अगर कॉन्सेप्ट अच्छी लगी है, समझ गए हैं बढ़िया से, तो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो पढ़ाएगा छोटा मोटा पाठ, कैसे, ऐसे देखिए, साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कोस टू दी पावर 4 थीटा के मान क्या निकल के आएगा। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना हो, ध्यान देना। आपने बचपन में पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो भाई यहां पर पावर 2 है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी होता है और इंटू होता है a माइनस बी। तो क्या इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं, साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कोस टू दी पावर 4 थीटा। क्या इसका फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और 1 को जब इससे गुना करेंगे तो भाई ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको क्या होते हैं जी, 2, इसका होता है cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो माइनस cos 2 थीटा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये बेहतरीन तरीका है आपको समझने का, आपको सीखने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि रमेश महेश से दुगना तेज काम करता है। यह अंक गणित का क्वेश्चन है। रमेश जो है वो महेश से दुगना तेज काम करता है। ये देखिए रमेश है और ये महेश है, तो पता चला कि रमेश जो है ना वो महेश से दुगना काम करता है। अगर महेश एक काम करता है ना एक दिन में, तो भाई ये काम करेगा 2 काम एक दिन में। ये क्या निकल के आ गई, इसकी कार्य क्षमता, यानी इसकी इफिशियंसी निकल के आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, यदि महेश इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, लीजिए महेश अगर अकेला करेगा तो 12 दिन में पूरा कर देगा। महेश डेली कितना काम करता है, एक काम, और अगर 12 दिन में पूरा काम करता है तो भाई एक काम डेली किया और 12 दिन तक में पूरा किया तो कितना काम किया जी,
तो वो 12 काम किया। ये टोटल कितने काम थे? 12 काम थे। तो रमेश और महेश दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं? बताओ। अगर दोनों मिलेगा तो डेली कितना काम होगा? 3 काम होगा, क्योंकि एक काम ही करेगा, 2 काम ही करेगा, तो डेली कितना काम होगा? डेली होगा 3 काम। और टोटल काम कितने हैं जी? 12। और दोनों अगर मिल जाएगा तो डेली 3 काम करेगा, तो भाई काम कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? तो 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 4 दिन में निपटा देगा। यानी कि अगर रमेश के साथ महेश मिल जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में निपटा देगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना? 10। 10 में क्या बोला गया है? यदि x प्लस 3 ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है, x प्लस 3 जो है वो ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा? अब बताइए, अगर x प्लस 3 भाई अगर इस इक्वेशन का अगर इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 3 का मान क्या होगा? इसके 0 के बराबर में। तब हम जब x प्लस 3 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो भाई इस इक्वेशन का एक मूल निकल जाएगा -3, यानी इसका एक मूल निकल के आ गया, कितना होगा? -3 होगा। तो इसका एक मूल निकाल लिए। क्लियर है? क्या निकल गया? देखो ये कितना है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो इसके 2 मूल निकलेंगे ना, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 मूल निकलेंगे। तो भाई अगर एक गुणनखंड x प्लस 3 है तो यहां से तो एक मूल निकल के आ गया -3। अब उस -3 को अगर इस हम लोग बहुपद पर अगर पूरा बैठा दे, अगर रख दे, तो इस बहुपद का मान कितना होना चाहिए? 0 के बराबर में होना चाहिए। तो अगर a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो 0 के बराबर कब होगा? जब हम लोग इसमें x का मान पुट कर देंगे। तो ये a है और एक एक्स का मान क्या है? -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी 9a -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9a बराबर 9a -2 इक्वल टू 0। तो 9a बराबर हो जाएंगे 2, इसीलिए a बराबर हो जाएंगे 2/9। तो इस इक्वेशन से निकल कर आ गया a का मान कितना? तो a का मान निकल कर आ गया 2/9। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन निकाल रहा हूं, अगला क्वेश्चन स्लाइड से ले रहा हूं, आप लोग बनाइएगा और मैं जरा सा पी के आता हूं। क्या करके आता हूं? पी करके आता हूं और उसके बाद पढ़ाऊंगा। समझ में आया? पी के आता हूं, लेकिन कुछ और नहीं, पानी। क्या? पानी। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। चलिए भाई, मैं तो पी कर आ गया, लेकिन अभी तक आप लोगों का आंसर नहीं आया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लिखा है कि यदि अल्फा तथा बीटा व्यंजक 3x स्क्वायर -13x प्लस 14 इक्वल टू 0 के शून्यक है, यानी कि जीरोज है, तो हमें अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा? अब आइए जरा सा ये समझते हैं। अगर अल्फा बटे में बीटा है और प्लस में बीटा बटे में अल्फा है, इसका मतलब क्या है? भाई सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएंगे अल्फा इंटू बीटा, और यहां पर हो जाएंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस में हो जाएंगे बीटा का क्या? स्क्वायर। हमें इसी का मान क्या करना है? निकालना है। अब हमें पता है, क्या पता है कि भाई अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना? और बटे में क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? ऐसा करने से हम लोग को निकल जाएगा मान किसका? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का। अब हमको सबसे पहले ये क्या है? अल्फा और बीटा का योग है, यानी कि मूलों का योग है, और ये क्या है? मूलों का गुणनफल। तो यहां से मूलों का योग निकालिए। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a।
तो यहां से b का मान क्या है जी, यहां पर देखिए तो b का मान -13 है। क्लियर है। यहां पर देखा जाए a का मान क्या है, a का मान 3 है और जो c है उसका मान कितना है, 14 है। तो यहां पर b का मान क्या हो गया, माइनस, ये माइनस है और यहां भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 13 बटे में कितना, a का मान कितना है 3, ये 13/3 निकल के आ गया। और मूलों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान कितना है भाई 14 और a का मान कितना है 3, तो ये हो गया 14/3। अब इसको सोल्व कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 13/3, अल्फा बटा बीटा का मान कितना आ गया 13/3, तो ये हो जाएंगे 13/3 का क्या, होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 14 बटे में कितना, 14/3, और नीचे में हो जाएगा 14 और बटे में कितना 3। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 13 का स्क्वायर 169 -9 -28 बटे में कितना 3, और बटे में हो जाएंगे 14 और बटे में कितना आ जाएगा 3। अब आप देखिए तो 9 और 3 का एलसीएम लोग कितना आएगा, 9 आएगा, तो भाई 28 कितना हो जाएगा 84, तो ये जो हो जाएंगे वो 169 माइनस का 84 बटे में 9, और ये हो जाएंगे 14 और बटे में कितना 3। तो भाई इसमें से 84 को घटा दो, 9 में से 4 गया 5, तो भाई 9 में से 4 गया 5, ई बच गया बेटा कितना मेरे दोस्त, 9 में से 4 गया 5, 16, 16 में से 8 गया 8, है ना, 16 में से 8 गया 8। अब ये बच गया देखिए तो बटे में 9 है और नीचे में 14 और बटे में कितना है 3 है। तो अब देखिए तो 3 तिया 9, तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा 85 और बटे में कितना हो जाएगा 42। इसको सोल्व करने से क्या आ जाएगा 85 बटे में 42, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, हालांकि इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का क्या है, इस्तेमाल है, ठीक है। और यहां पर हम फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। दो व्यक्ति है ए और बी और उसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:4 है। ये देखिए ए है और ये देखिए बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 5 कितना है 4 है। तो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। देखिए ये जो 4:3 जो अनुपात दिया है वो 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो पहले वाला पहले लिखना, ये 4:3 कब का था, 2 वर्ष पहले का, 2 वर्ष पहले मतलब माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस, तो भाई 2 वर्ष पहले का था। आज का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट को क्या है किससे इंडिकेट करते हैं, 0 से, यानी ऊपर ना जाना है ना नीचे जाना है, कहाँ रहना है ना, बीच में रहना है। तो भाई आज का जो अनुपात है 5:4 है, ठीक है। इस बात को समझ में आ गया होगा। 2 वर्ष पहले बोला तो अभी से 2 साल पीछे चले गए, है ना, पीछे का मतलब माइनस, ठीक है, पूर्व का मतलब माइनस, कितना साल, तो 2 साल। प्रेजेंट में है तो ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, तो कहां पर हम लोग, बीच में है। नंबर लाइन, संख्या जो रेखा होती है उसके में देखते हो बीच में कौन सी रेखा होती है, बीच में कौन सी नंबर होती है, 0 होता है। तो भाई ना ऊपर गए ना नीचे गए, यानी कि प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट को हम लोग 0 से डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब बताओ इन दोनों अनुपात में कितने साल का अंतर है, ये 2 साल पहले का, ये आज का, यानी 2 साल का अंतर है। तो एक के उम्र में भी 2 साल का अंतर आएगा और बी के उम्र में भी 2 साल का अंतर आएगा, ठीक है। बस इतना काम कर लिए। अब देखो इसको कैसे उड़ा देंगे, कुछ भी नहीं करना है, 4 चौके 16, 5 तिया 15, 16 और 15 का अंतर कितना आ गया 1। उसी तरह से 2 पचे 10, 2 चौके 8, 10 और 8 का अंतर कितना आ गया 2। तो हम लोग बोलेंगे 1 का वैल्यू कितना है, 2 साल है। 1 का वैल्यू 2 साल अगर है तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ए की वर्तमान आयु क्या होगा। तो पहले वर्तमान मत निकालना, पहले निकालना हम लोग ए का 2 साल पहले का क्या उम्र था। तो अगर 1 का वैल्यू 2 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा 8, यानी ये 8 साल का था ए, कब, 2 साल पहले। तो आज कितने का होगा, तो 2 साल इसमें जोड़ दो, तो 8 और 2 10 साल, यानी ए की जो आज उम्र है
वो कितनी है, 10 साल का है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। तो जितने भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे उसको आप क्रॉस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो बनाएगा हम लोग को थोड़ी देर के लिए पगला। कैसे, ऐसे देखिए, कॉस थीटा का मान दे रखा है 7/25 और थीटा जो है वो चतुर्थांश में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमसे पूछा है कि tan थीटा का मान क्या होगा। आइए जरा सा बताते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, अच्छा लगे तो ठोक देना लाइक। देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/25 और हम लोग को पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो h का मान कितना है, 25, b का मान कितना है, 7। अब बताइए, तो अगर एक वैल्यू 7 है, दूसरा वैल्यू 25 है, और 25 क्या है, h क्या है, हाइपोटेनियस, यानी कि अगला जो साइड होगा वो 25 से तो क्या होगा, छोटा ही होगा। तो भाई हम लोग को पता है कि 7, 24, 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। आप लोग पढ़े नहीं मन से इसलिए पता नहीं है। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे क्लास 10th में, 9th में, तो वहां पर सीखे होंगे कि 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप लोग p का मान निकाल सकते हैं। तो 7 अगर हमारा b है और ये हमारा h है, तो ये हमारा क्या होगा जी, p होगा। अब हमें बताना tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/h। p का मान हो गया आपको 24 और भाई h का मान है 25। तो tan थीटा का मान तो होगा 24/25, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात अगर करें, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कोस और सेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा tan क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आंसर जो होगा वो -24/25, ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला में क्या होता है, ऑल, पहला में सभी लोग पॉजिटिव होते हैं। दूसरा में जो होता है वो साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये पॉजिटिव होता है। और तीसरा में जो होता है वो tan होता है, और tan का उल्टा कॉट, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये सभी चीज आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि दो बेलन ए और बी की त्रिज्याएं 5:6 के अनुपात है। अब देखिए, दो बेलन है और उसकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 7:4 है। तो बेलन बी तथा बेलन ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। पहले नाम आया है बी का, तो सबसे पहले हम लोग बी का नाम रख लेंगे, बाद में रख लेंगे ए का। तो भाई बी का 6 है और ए का 5 है। ये क्या है जी, तो ये हमारा रेडियस है। अच्छा, ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई जो है बी का वो 4 है और ए का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमें बतानी है उनकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो अगर ये बेलन है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। अब यहां पे देखिए 2π क्या है, 2π एक कांस्टेंट है। हमने बताया था कल परसों, भाई पिछले कितने दिनों से बताते आ रहे हैं कि जब कभी भी अनुपात में जवाब देना तो कांस्टेंट का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहां पर कांस्टेंट कौन है, 2π है ना। चाहे बेलन इतना छोटा रहे, चाहे बेलन इतना बड़ा रहे, जब भी आप कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा तो 2π से ही गुणा कीजिएगा। तो 2π क्या है, कांस्टेंट है। तो 2π से काम नहीं चलाएंगे हम लोग, CSA कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ R और H का काम करेंगे। तो R और H को गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और यहां पर गुना करेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा। तो जो अनुपात निकल कर आएगा वो 24:35 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हमारे दोस्त, हमारे भाई यही चीज को नहीं जानते हैं। यही कारण है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वो ज्यादा समय ले लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में।
ठीक है, तो बताइए कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिए। और अगर अच्छी लग रही है तो फिर भाई शेयर करते रहो और लाइक ठोकते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर है ना -2x-8 के शून्यक कौन है। शून्यक निकालना है इसका, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर -2x-8 का शून्यक निकालना है। तो भाई कुछ नहीं करना, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है 1, इस 1 को -8 के साथ गुना करोगे तो -8 आएगा। -8 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ दो कि जोड़े तो -2 आ जाए और गुना करे तो भाई आपको -8 आ जाए। तो भाई कैसे करोगे, तो करेंगे हम लोग 2 और यहां ले लेते हैं 4, 4 को 2 से गुना किया 8, लेकिन हमको माइनस लाना है तो माइनस यहां लगा दो और यहां पर प्लस लगा दो। देखो प्लस 2 से अगर प्लस -4 को गुना करेंगे तो -8, अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएंगे -2, सब कुछ आ गया। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, 1 से अगर इस सबको डिवाइड भी करेंगे तो वही चीज आएगा। तो अब हमको क्या बताना है, शून्य। शून्य किसका वैल्यू होता है, एक्स का। तो जब शून्य एक्स का मान निकालना रहे तो यहां पर देखिए तो घात कितना है 2, तो 2 शून्य निकलेगा भाई, एक्स का 2 मान निकलेंगे। अब एक्स का जब मान बताना रहेगा ना तो साइन उलट देना, ये +2 है तो हो जाएगा -2, ये -4 है तो हो जाएगा +4। इसका 2 शून्य निकल के आएगा, एक -2 और एक 4 निकल के आएगा, -2 और 4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आप इसको गुणनखंड करके बनाइए, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो गुणनखंड नहीं करना है, यही तो है कंपटीशन, यही तो है कि दुनिया की दौड़ से आपको आगे बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या बोला गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में कितना हो जा रहा है, दुगना। लीजिए कोई धन है, कोई पैसा जो है वो साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में डबल हो जा रहा है। अब आप लोग ये बताइए, अगर मेरे पास पैसा 1 रुपया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास पैसा 1 रुपया है और ये 2 रुपया हो गया, यानी दुगना हो गया। लेकिन अब ये बताइए 1 रुपया अगर 2 रुपया हो गया तो टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा 6 साल। ठीक है ना, तो भाई 6 सालों में ब्याज कितना मिला, तो 1 रुपया अगर 2 रुपया हो जाएगा तो ब्याज के रूप में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के रूप में आपको 1 रुपया मिलेगा। यहां तक समझ गए होंगे, अब भाई इतना उम्मीद करते हैं कि ये वाली बात जो आप पक्का समझ गए होंगे। अब आगे समझिए, यह अपने 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी हमें इस 1 रुपया को 2 रुपया नहीं 4 रुपया बनाना है, तो कितना समय लगेगा ये बताना है हम लोग को। तो अगर 1 रुपया को 4 रुपया बनाना है तो यह हमें ब्याज कितना प्राप्त करना पड़ेगा, हमें ब्याज लाना पड़ेगा 3 रुपया। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ब्याज मिलती है। यहां पे देखिए 1 रुपया ब्याज कितने सालों में मिलती है, 6 सालों में, यानी अगला फिर 1 रुपया ब्याज हमको 6 साल में मिलेगा। तो 1 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 साल का इंतजार करना पड़ता है, तो 3 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, 3 गुना 6 साल, यानी कि 18 वर्ष का समय लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा 18 साल, 18 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 1 रुपया का ब्याज प्राप्त करना, 1 रुपया ब्याज प्राप्त होता है कितने सालों में, 6 सालों में। तो भाई 3 रुपया ब्याज प्राप्त कितने सालों में होगा, तो भाई 3 गुना 6 यानी कि 18 साल में। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में ना इक्वल ब्याज मिलती है। जैसे 6 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है ना, तो अगला भी 6 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, अगला भी 6 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 1 1 1 टोटल कितना ब्याज हो गया, 3 रुपया, 6 6 6 कितना हो गया टोटल, 18 साल। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए कल इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन बताए थे कि अगर इस प्रकार से देखो, ये कितना है 44 है और ये कितना है 46 है, और ये दोनों कौन है, साइन और कोस। तो अगर साइन और कोस रहे और एंगल जोड़ने से अगर 90 आ जा रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मान तो 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2,
और √3/2 का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस सेक 60 डिग्री। तो कोस 60 का मान क्या होता है, तो कोस 60 का मान होता है, देखिए निकालना है सेक का, सेक 60 का, तो आप निकालो कोस 60 का, ठीक है ना। कोस 60 का मान होता है आपको 1/2, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो सेक 60 का मान कितना होगा, इसको उलट दीजिए 2 हो जाएगा, इसको उलट दीजिएगा सीधे पता चल जाएगा 2 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2, और ये हमारा हो गया प्लस का कितना 1, और प्लस का कितना है 2, तो प्लस का 2 और प्लस का 1, प्लस का कितना हो गया 3, प्लस 3/4 माइनस 1/2। अब यहां पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और माइनस 2, तो भाई 12 3 15, 15 में से 2 गया तो 13, और नीचे हो जाएंगे 4, तो राइट आंसर निकल कर आएंगे 13/4। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। अब इसको आप लोग बनाइए, जरा समय पानी पी लेता हूं, बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है मेरे दोस्त। चलिए इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। लिखा क्या गया है, लिखा गया है 4x माइनस 3y इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हल क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से जब क्वेश्चन देना तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लो। जैसे यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो यहाँ पर भी 3 लाने की कोशिश करो, तो 3 तब आएगा जब इस इक्वेशन में 3 से गुना कर दोगे। तो जब इस इक्वेशन में 3 से गुना करोगे तो बन जाएंगे 9x, बन जाएंगे प्लस का 3y, और बन जाएंगे 42। और यहां पर क्या है, यहां पर हमारा ये जो इक्वेशन है इसमें है 4x माइनस का 3y इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जब जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, देखिए प्लस का 3y और माइनस का 3y खत्म हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया 13x, और इधर हो जाएंगे 52। तो जो x का मान निकल कर आएगा वो 4 निकल के आएगा। x का मान कितना निकल कर आ गया 4, तो x का मान तो 4 होगा भाई, एक तो 4, लेकिन 4 इसमें नहीं है इसलिए आंसर नहीं होगा, 4 इसमें नहीं है ये भी आंसर नहीं होगा, 4 इसमें भी नहीं है ये भी आंसर नहीं होगा। तो भाई अगला मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर बी को आंसर टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन आइए हम लोग निकाल लेते हैं। अब इस x का वैल्यू को इस पे पुट कीजिए, तो भाई x का मान कितना है 4, तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16, ये प्लस 16 है, प्लस 16 इधर आएंगे तो माइनस का 16 हो जाएंगे, है ना, माइनस का 16 हो जाएंगे, तो माइनस का 16 में से 10 चल जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो -3 बराबर हो जाएंगे माइनस का 6, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना हो जाएंगे 2। तो भाई x का मान 4 निकल के आएंगे, y का मान 2, यानी राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया, भेजा में घुसा कि नहीं, खोपड़ी में घुसा या नहीं। अगर सब कुछ सटीक है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो फिर लेट किस बात की, जल्दी शेयर करो, जल्दी से लाइक ठोक दो, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम का लोगो, ये टेलीग्राम का लोगो ही शो कर रहा है कि पीडीएफ यहां मिलेगी। यानी आपको अपने टेलीग्राम पे जाकर ये जो लिखा हुआ है ना @edufibr ऑनलाइन हब सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात
4:1 है, तो इनके परिधि के बीच का अनुपात क्या होगा? दो वर्ग है, स्क्वायर ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। इनके एरिया का अनुपात दे रखा है 16:1, तो इनकी परिधि का अनुपात पूछा है, यानी इनका परिमाप का अनुपात पूछा है। तो इनका जो परिमाप का अनुपात हो जाएगा वो इनके भुजा के अनुपात के बराबर होगा। अब इनका भुजा का अनुपात कैसे निकालोगे? तो इसका अंडर रूट कर दो, इस 16 का अंडर रूट कर दो, इस 1 का अंडर रूट कर दो, तो ये भुजा का अनुपात निकलेगा। अब जो भुजा का अनुपात होगा वही होगा परिमाप का अनुपात। क्यों? क्योंकि भुजा भी एक क्या है? लंबाई है। परिमाप भी एक क्या होती है? लंबाई होती है। तो अनुपात दोनों का सेम रहेगा। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो इनके जो परिमाप है या फिर इनकी जो परिधि है उनका अनुपात होगा 4:1। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। अब देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण को इसी रूप में लिखा जाता है। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो भाई वास्तविक और समान होने के लिए क्या चाहिए? वास्तविक और समान तभी होगा जब डी का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर में होना चाहिए। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपका विवेचक अगर डी के बराबर में है, डी का जो मान है अगर 0 के बराबर में है, तो वास्तविक होंगे और समान होंगे उसका मूल्य। यानी कि मूल्य वास्तविक और समान तभी होगा जब डी का मान 0 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कल मैं इस प्रकार के क्वेश्चन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखिए सेक है, सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। अब इस सेक और कोसेक ये दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब इनका कोण और इनका कोण के जो योग होना चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर में होना चाहिए। तो इनका कोण हो गया 4 थीटा और इनका कोण हो गया आपको थीटा प्लस 20। इन दोनों का जो योग होना चाहिए वो 90 के बराबर में होना चाहिए, तभी जाकर सेक और कोसेक क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। तो ये 4 थीटा प्लस में थीटा प्लस में 20 डिग्री इक्वल टू 90। तो मेरे दोस्त ये 5 थीटा हो गए और ये 20 उधर जाएगा। अगर ये 20 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे तो 70 हो जाएंगे। तो थीटा का मान हो जाएगा 70 और बटे में 5, तो थीटा का मान कितना हो गया? 14 डिग्री। 14 डिग्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या बोल रहा है जी? देखिए, यदि एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11 और 9 है, ये जो 11 और 9 है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। कितना है? 11:9। तो आप ये बताओ, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 11, विक्रय मूल्य कितना है? 9। भाई 11 का सामान 9 में बेचेंगे तो 2 का क्या हो गया? लॉस हो गया। 2 का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य कितना है? 11। जवाब देना है परसेंट में तो 100 से गुना कर दो, तो ये निकल जाएगा लॉस की प्रतिशत। तो लॉस हो जाएंगे 200 और बटे में 11%। अब 200 बटे 11 का मतलब क्या हो गया? तो भाई 200 का मतलब 11 का मतलब होता है 1 बटे 11 का मतलब होता है 9 होल 1/11। तो 2 बटे 11 का मतलब हो जाएगा 18 होल 2 बटे 11%। तो इसका जो मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर कोई देरी नहीं, सीधे उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। केंद्रक का मतलब समझते हो? सेंट्रॉइड, जिसमें ए बी बी सी और सी ए
क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। देखिए 7 जैसी देखे, 24 जैसी देखे, 25 जैसी देखे, आपको एक बात माइंड में सेट आया होगा, एक बात माइंड में काम करना स्टार्ट किया होगा कि 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है। क्या एक है? ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट किस में काम आता है? तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल में काम आता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में काम आता है। इसका मतलब 7, 24, 25 से बनने वाला जो त्रिभुज होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 7 है और ये 24 है और ये हमारा 25 है। सेंट्रोइड कौन होता है भाई? तो सेंट्रोइड ये रहा, ये हमारा जी का मान है, ठीक है ना। अगर हम लोग बी से एक परपेंडिकुलर लाइन इस प्रकार से खींच दे, है ना, अगर हम लोग यहां से मिस्टेक हो गया जरा सा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब देखिए ये हमारा क्या है? सेंट्रोइड है। अगर हम लोग बी से यहां पर मिला दिए, ये इस रेखा को मिला दिए, देखिए यहां पर मिला दिए। अब आपको पता है ना कि ये जो AC है, AC जो है इसका जो मिड पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट जो होता है ना वो क्या होता है? AC का मिड पॉइंट, यानी A से अगर इसका इस पॉइंट को नाम दे दे D, तो ये हो गया AD और ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा BD। तो यहां पर सरकम रेडियस यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या, तो यहां पर सरकम रेडियस R की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेनियस की आधा होती है। हाइपोटेनियस होती है 25 और 25 के आधा ये हो गया, ये हमारा सरकम रेडियस निकल के आ गया। तो हम लोग क्या कर लिए? बी से डी तक की लंबाई निकाल गए। सरकम रेडियस ये देखिए, समझिएगा, ये देखिए सरकम रेडियस होता है, क्लियर है? इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना वो AC की लंबाई की आधा होती है। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो AC की लंबाई की क्या होगी? आधा होगी। अब ये सर्कल है और ये सरकमफेरेंस, सेंटर है और ये सरकमफेरेंस है, ये सेंटर है ये सरकमफेरेंस, तो ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगी। इसीलिए BD भी जो है वो क्या है? एक सरकम रेडियस है। अब ये जो सेंट्रॉइड होती है वो क्या करेगा? सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इस यहां पर लाइक करेगा। अब सेंट्रॉइड क्या करती है? इस सरकम रेडियस को 2:1 के रेशियो में बांट देता है, 2:1 के रेशियो में बांट देता है। तो हमें जो है ना वो निकालना है BG की मान। तो BG की मान क्या होगा भाई? सरकम रेडियस कितना है? 25/2 है। तो हमें निकालना है 2 का मान, कितने में से? तो 2 और 1 3 में से। हमें निकालना है 2 का मान कितने में से? 3 में से। तो 2 2 खत्म, यानी 25/3। 25/3 का मतलब 8.1/3। ये जो निकल के आया वो BG का मान निकल के आ गया, BG का मान निकल कर आया। ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीखे होंगे। यहां पर R क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या। ये जो वृत्त है ना, ये जो वृत्त है इसको बोलते हैं परिवृत्त, और इसकी जो त्रिज्या होती है ना ये क्या है? ये सेंटर है। तो यहां सेंटर, ये देखिए यहां से ये जो ये है ये भी क्या है? तो परिवृत्त की त्रिज्या है। यहां से यहां, ये सेंटर से लेके यहां, ये भी क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या। ये सेंटर है और ये देखिए पॉइंट, ये भी क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या। तो भाई R की जो लेंथ होती है ना वो कर्ण का आधा होता है। कर्ण कितनी है? 25। तो भाई 25 का आधा कितना होगा? 12.5। अब 12.5 चाहे AD का लंबाई बोलो, चाहे CD का लंबाई बोलो, चाहे BD का लंबाई बोलो, सब क्या होगा? 12.5। अब BD की जो सेंट्रॉइड होगा वो BD लाइन को 2:1 के रेशियो में काट देगा। तो BG का जो लेंथ होगा वो BG का जो लेंथ होगा वो 2/3 होगा। इसका? सरकम रेडियस का। तो भाई 2/3 कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि द्विघात समीकरण 9x² - 6x+1 के विभक्त कर, यानी कि हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना दिया? -6।
-6 का स्क्वायर -4, ए का मान 9 और सी का मान 1। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 36, तो डी का मान क्या आ गया 0 का बराबर। तो डी कितना होगा भाई 0 होगा। ऑप्शन नंबर, अरे डी 0, डी 0 दिया ही नहीं सी ऑप्शन गायब है मेरे दोस्त, सी को बना लो 0, राइट आंसर होगा 0। ठीक है, सी जो ऑप्शन है वो इसमें गायब हो गया है। कोई बात नहीं, हमारे जो टाइपराइटर है ना वो मूड में टाइपिंग कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीजीएल में भी पूछा गया है। 28 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ है सीजीएल में, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहता है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और के प्लस 1 एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 3 का कोई हल नहीं होगा। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, के एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। यहां से हम लोग a1 का मान निकालिए तो k निकल के आया, a2 का b1 का मान निकालिए, b1 का मान निकालिएगा 1 आएगा, और c1 का मान निकालिएगा तो माइनस का 1 आएगा। अगला जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगला जो हम लोग को दिया हुआ है वो लिखा हुआ है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहां से a2 निकालिए तो a2 का मान आ जाएगा k प्लस 1, b2 का मान निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, और c2 का जब मान निकालिएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोई हल नहीं होना चाहिए। कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 y a2 का मान अगर b1 y b2 के मान के बराबर हो जाए तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो इस पे आइए चेक करते हैं। a1 का मान है k, a2 का मान है k प्लस 1 है ना, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। बस इसको गुना कर लीजिए, 2 को k के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 2k, और 1 को k के साथ गुना करेंगे तो k हो जाएंगे, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या आएंगे 2k माइनस k बराबर 1, इसीलिए k का मान कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। लो टाइपराइटर सच में मूड में था, देखो इस बार रेड कर दिया है, बोला सर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहली आंसर देख लीजिए। हमारे टाइपराइटर बड़ा सहयोग करते हैं हमको, देखो पहली रेड कर दिया कि लीजिए सर आप मत बनाइए ना, आपको आंसर बता देते हैं। तो राइट आंसर कितना हो गया 1। तो ये था पूरा 25 क्वेश्चन। अब आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी है, बेहतरीन लगी है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपने सीखा है, समझा है, तो लाइक तो ठोकना ही ठोकना है। चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है, ताकि आपको जब मैं अगली प्रैक्टिस सेट क्लास लूं यानी कि 5वीं, तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन तो जानी चाहिए। तभी तो भाई इस बार झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में मैथ को एकदम पूरी रूप से खत्म कर देना है। तो अपने भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, एक बार शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, जोहार झारखंड।